हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, यानी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने पिछली वाली श्रृंखला में क्वेश्चनों को ना देखा हो दोस्तों, पिछले वाले वीडियोज़ को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें ताकि आपके सारे क्वेश्चन लगातार क्लियर होते रहें। यहाँ पर हम साथ में क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। तो आज के क्वेश्चनों को हम देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिखता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। जो एल्यूमिनियम है दोस्तों आपको मालूम है एक प्रकार से मेटल है। अब यहाँ पे देखिए जो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं दोस्तों, ये आपको नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, यानी अनप्योर फॉर्म में आपको मिलते हैं। इनके साथ में बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है दोस्तों, इसी मिक्सचर को आप कह देते हैं और यानी कि अयस्क। तो आपको जो भी मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, मेटलॉइड मिलते हैं, ये आपको और के फॉर्म में मिलते हैं और बाद में आप इनको एक्सट्रैक्ट करके यानी इनको प्योर करके आप मेटल्स को या नॉन मेटल्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपसे पूछा गया है जो एल्यूमिनियम है उसका और क्या होता है। एल्यूमिनियम का दोस्तों जो मेन और होता है वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड में प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आप बॉक्साइड में टिक करेंगे और साथ में आपको दिया गया है मैग्नेटाइट और आपको दिया गया है हेमेटाइट और आपको दिया गया है मोनाजाइट। यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटाइट होता है ये आयरन का दोस्तों और होता है। ये Fe3O4 के फॉर्म में आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं ये आपका आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में है। वैसे यदि आप बात करें हेमेटाइट की तो हेमेटाइट आपको मिलता है Fe2O3 के फॉर्म में। ध्यान देंगे बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि बताइए मैग्नेटाइट में आयरन किस फॉर्म में होता है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, ये Fe3O4 है और ये आपका Fe2O3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटाइट में ज़्यादा आयरन होता है हेमेटाइट के मुकाबले, तो ये ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले। और मोनाजाइट होता है दोस्तों जिससे आप थोरियम को प्राप्त करते हैं, जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो यहाँ आप तीनों को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है इक्वेशन का नाम क्या है। यहाँ पे जो आपको केमिकल ऑर्गेनिक इक्वेशन दी है ये आपको दी गई है दोस्तों CH3CHO, यानी एक प्रकार से यहाँ पे देखते हैं आप कीटोन की रिएक्शन की गई है H2NOH के साथ में, या फिर आप इसको कह सकते हैं NH2OH, जो कि क्या है दोस्तों हाइड्रोक्सी एमीन है। तो हाइड्रोक्सी एमीन की रिएक्शन आपको यहाँ पे कीटोन के साथ करानी है। तो यहाँ बन रहा है CH3CHNOH और प्लस H2O बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिएक्शन का नाम आपको बताना है। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं दोस्तों, एडिशन रिएक्शन नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये रिएक्शन एक प्रकार से कंडेंसेशन कहलाती है। यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन की 2-3 एक रिएक्शन हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, आप इनको ध्यान देंगे। आप यहाँ पे एसिटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं CH3COOH के साथ, यदि रिएक्शन करते हैं आप HCN की तो यहाँ पर आपको मिलता है CH3C, यहाँ पर आप जोड़ देंगे CN को और यहाँ पर आ जाएगा OH। एक रिएक्शन हो गई। वैसे ही यहाँ पे यदि आप एसिडिक एल्डिहाइड की ही रिएक्शन CH3CH को आप थोड़ा यहाँ जोड़ लेंगे O और प्लस यहाँ रिएक्शन कर दें दोस्तों H2NOH की, तो H2O निकल जाएगा और यहाँ पर आपका ऐड हो जाता है CH3CCH NOH। वैसे यहाँ पर रिएक्शन और भी होती हैं जो कंडेंसेशन की रिएक्शन होती हैं, तो इसको आप कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि एल्डोल संग्रहण आप इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको देखिए बी वाला दिखता है, तो बी वाले में आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम, यानी गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग कौन सा वाला होता है आपको बताना है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो गैस फ्लेम है इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका जो कि आउटर है, आउटर पार्ट या रीजन कह सकते हैं, यानी बाहरी क्षेत्र जो होता है। एक मिडल पार्ट होता है, यानी कि जो मध्य वाला भाग होता है, और एक होता है दोस्तों इनर पार्ट, यानी कि जो अंदर वाला होता है। तो बाहर वाले को यदि आप नाम देंगे तो आप इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस रीजन या जोन। यदि आप बीच वाले को नाम देंगे आप इसको कहते हैं लुमिनियस जोन। और यदि आप अंदर वाले को कहते हैं तो ये वाला पार्ट होता है दोस्तों अनबर्न्ड जोन, या फिर आप इसको डार्क जोन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नॉन लुमिनियस कहने का मतलब है जो कि अदीप्त है। अदीप्त यानी कि जो चमकदार नहीं दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एक प्रकार से आपको रंगीन नहीं दिखाई देता, वो आपका अदीप्त पार्ट हो गया। लुमिनियस मतलब दीप्त पार्ट हो गया। और ये आपका डार्क वाला जो पार्ट होता है ये आपका काला वाला भाग होता है। अब यहाँ पर आपने देखिए गौर से देखा होगा फ्लेम को, तो जो अंदर वाला होता है दोस्तों, यहाँ पे तो फ्यूल ही होता है आपका, यानी जो ईंधन होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और मिडल वाले पार्ट में आप देखते हैं कि आपको येलो और ब्लू कलर का या फिर रेडिश कलर का आपको यहाँ पे कलर दिखाई देता है। और बाहर से दोस्तों कुछ कुछ आपका हल्का रेडिश टाइप का दिखता है, और यहाँ पर आपको कुछ दिखता नहीं है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर गर्म हवाएं जो होती हैं ऊपर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, टच करेंगे हाथ को, तो जो सबसे वाला गर्म वाला पार्ट होता है वो दोस्तों आपका बाहर वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से रिजल्टेंट हीट आपको मिलती है। जबकि अंदर वाला यहाँ पे ये प्रोसेसिंग है अंदर की, यहाँ शुरू में जलना शुरू करता है, तो ये आपका सबसे कम हॉट होगा। बीच वाला थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जल रहा है, प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पर रिएक्शन के आउटकम में जो फाइनली जो निकलती है हीट, वो दोस्तों आउटर पार्ट में होती है। तो आप इसको कह देंगे नॉन ल्यूमिनियस जोन या फिर अदीप्त भाग कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज, यानी आपसे पूछा गया है खनिज जो मैग्नीशियम तथा कैल्शियम दोनों ही को धारण करता है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होने चाहिए, तो ऐसा वाला आपको बताना है खनिज क्या होगा, यानी कि मिनरल क्या होगा। मिनरल यानी जो दोस्तों खानों से निकाले जाते हैं। तो ऐसा वाला जो मिनरल होता है ये होता है दोस्तों डोलोमाइट। डोलोमाइट में दोनों ही होते हैं, और ख़ास तौर पे दोस्तों इससे MgO यानी मैग्नीशिया भी प्राप्त किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल मैग्नीशियम के लिए या फिर आप कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द मेटल डज नॉट गिव H2 ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, यानी कि HCl के साथ में रिएक्शन करने पे इनमें से कौन सा वाला मेटल आपको H2 नहीं देगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए थोड़ा सा मेटल एक्टिव सीरीज को देखना पड़ेगा। मेटल एक्टिव सीरीज यानी कि जो धातुओं की सक्रिय श्रेणी होती है, ये आपको बताती है कि कौन सा वाला मेटल ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए के होता है, यानी पोटेशियम, सोडियम, और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, और आपका Sn, Pb, H, यहाँ पर H को आप मिडल मान लेते हैं, और फिर आपका कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, जो H के ऊपर वाले हैं इनको आप कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल, या आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहे जाते हैं, और नीचे वाले आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी H के ऊपर होंगे ये H को डिस्प्लेस कर पाएंगे, यानी कि रिएक्शन में H को हटा देंगे और वहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। लेकिन जो नीचे वाले हैं दोस्तों, H के नीचे वाले जो हैं, जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन में से H को नहीं हटा पाएंगे। यानी कि आप क्लियर देख रहे हैं, कॉपर होगा, Hg होगा, Ag होगा, Au होगा, Pt होगा, ये H2 को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनमें से दिया गया है, देखिए Ag यानी सिल्वर आपको दिया गया है, तो आप कह देंगे सिल्वर जो है ये दोस्तों
रिमूव नहीं कर पाएगा H2 को, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, यानी आपसे पूछा गया है जो जोन रिफाइनिंग मेथड है उसका इस्तेमाल किसको प्योर करने के लिए किया जाता है। जोन रिफाइनिंग मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड के द्वारा दोस्तों आप यहाँ पे कुछ प्रकार की धातुओं को अलग करते हैं, प्योर करते हैं। ये मेथड डिपेंड करती है आपकी जो मेथड यहाँ पे डिपेंड करती है दोस्तों, जिस बेस पे डिपेंड करती है वो आपकी है, पहले आप यहाँ पे एक मेटल को लेंगे, मिक्सचर को लेंगे जो कि अनप्योर फॉर्म में है, और आप इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद ये एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे देखिए इसका पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन होता है, पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन, इसका पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि आंशिक क्रिस्टलीकरण होता है दोस्तों, जिसमें केवल जो प्योर वाले मेटल होते हैं, जो प्योर मेटल का पार्ट होता है वही आपका सॉलिडिफाई होता है, यानी कि वही दोस्तों क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो अनप्योर है यानी इम्प्योरिटी है वो आपकी इसके साथ में नहीं जुड़ेगी। यानी पहले आपने इसको पूरा पिघाला, उसके बाद में जो प्योर था वो वाले पार्टिकल इकट्ठे हो गए, लेकिन जो अनप्योर थे वो दोस्तों सेपरेट हो गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। तो ये मेथड दोस्तों काम आती है 3 प्रकार के मुख्यतया यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जिनमें से आपका SI है, GE और GA है। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए मेनली यहाँ पे जर्मेनियम आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में कह देंगे दोस्तों, यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा जो कि एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। तो आप इसको प्योर करने के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिकीय त्रिज्या मापने के लिए उचित मात्रक क्या है, यानी आपसे पूछा गया है विच इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर रेडी, यानी कि आपको नाभिकीय त्रिज्या को मापना है। आपको मालूम होगा जो एटॉम होता है यानी जो परमाणु होता है, परमाणु के सेंटर में एक सॉलिड पोर्शन होता है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। यदि आपको इसको मापना है दोस्तों, यानी इसकी रेडियस को मापना है, तो आप इसके लिए कौन सी वाली यूनिट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत छोटा होता है, चूँकि आप देख रहे हैं बहुत छोटी डेस्टिनेशन होती है दोस्तों, तो इसको मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फर्मी का। और यदि आप फर्मी को देखेंगे तो 1 फर्मी दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, यानी इतना छोटा एक फर्मी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो 1 मीटर में 10⁻15 फर्मी होंगे, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, यानी कि आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, जो मेगा है, मेगा को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 MeV बराबर 10⁻6 EV हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि एनर्जी का मात्रक होता है, या फिर आप कहते हैं दोस्तों वोल्टेज का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक नंबर इज इक्वल टू 1 व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी आपसे पूछा गया है मैक संख्या 1 होती है जब वस्तु का वेग होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आप समझ लेंगे मैक नंबर होता क्या है। मैक नंबर या फिर आप इसको कहते हैं मैक संख्या। मैक नंबर क्या बताता है, मैक नंबर यहाँ पे बताता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं एयर में, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का एक साउंड होगा, और उस साउंड की जो एयर में वेलोसिटी है, मान लीजिए साउंड की एयर में वेलोसिटी vs है, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो वेग है यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए vo है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मैक नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर देते हैं, VO/VS बराबर मैक संख्या कहते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये साउंड की एयर में वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड के बराबर चलने लगे दोस्तों, साउंड की चाल के बराबर होने लगे,
तो यहाँ पे देखिए वी ओ इक्वल टू वी एस हो जाएगा, और ऐसे केस में वी एस अपॉन वी एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे साउंड की चाल से यानी ध्वनि की चाल के साथ में चलने लगेगा तो मैक संख्या 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। और यहाँ पे इसके आधार पर ही दोस्तों मैक नंबर के आधार पर यहाँ पे 3-4 प्रकार के, और इन्हीं के बेस पे दोस्तों 3-4 टाइप यहाँ पे इनके माने जाते हैं, जिन पे ये अलग अलग प्रकार की गति करते हैं। जहाँ पर मैक नंबर एक कंडीशन में होता है 1 से लेस होता है, एक कंडीशन में 1 के बराबर होता है, एक कंडीशन में 1 के बड़ा होता है, एक कंडीशन में 5 के ऊपर होता है। तो आप इन कैटेगरीज को भी देख लेंगे, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। यहाँ तक के क्वेश्चनों को तैयार कर लें दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बताते रहेंगे आपको। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।